सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बोल है में आपको कहेंगे खुश आमदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज 7 जून ट्यूसडे, बहुत अच्छा दिन, यकीनन हफ्ते का दूसरा दिन। वर्दा मेरे साथ मौजूद हैं और वर्दा मुझे एक कंप्लेन मिली आपकी। ओह, मेरी कंप्लेन क्या मिली आपको? मुझे कंप्लेन ये मिली है कि आपके हस्बैंड और बच्चे कह रहे हैं कि जब से आपने शो शुरू किया है नाश्ता बनाने वाला कोई नहीं है। मासी इतना अच्छा नाश्ता नहीं बनाती है जितना अच्छा आप बनाती थी, इसलिए जो है उनकी सेहत पर बड़े असरात मुरतब हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ये बात बताती चलूँ कि ये कंप्लेन हो ही नहीं सकती। वो वजह क्यों? वो वजह इसलिए क्योंकि जब नॉर्मल अभी तो समर वेकेशंस हैं, एग्जैक्टली जब मैं आती हूँ यहाँ पे तो मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं, तो मैं उनको ब्रेकफास्ट करवा के भेजती हूँ और जब मैं जाती हूँ यहाँ से फिर मैं जाके नाश्ता बनाती हूँ। आज आपने क्या पकाया नाश्ते में? आज नाश्ते में मैंने कुछ भी नहीं कहा, सब लोग सो रहे थे घर में, सिर्फ अकेली वाहिद मैं उठी, तैयार हुई और ऑफिस आ गई। बड़ी मेहनती है वर्दा, माशाल्लाह। लेकिन मेहनती कोई और भी है वर्दा इस मुल्क में, वो है हमारे वजीर खजाना। वैसे मैं टॉक शोज बड़ा अवॉइड करता हूँ, मुझे बहुत ड्राई सब्जेक्ट लगते हैं, बहुत सीरियस, ब्लेम गेम, एक दूसरे पर इल्जामात, लड़ाई। और जब मैं न्यूज देखता हूँ तो बाज़ औक़ात जो है मेरी हंसी छूट जाती है। मिफ्ता इस्माइल साहब की एक स्टेटमेंट चल रही थी और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। इससे बड़ा कोई जोक दुनिया में हो नहीं सकता था। ये दिस इज रिडिकुलस, क्या बात कर रहे हैं। इनफैक्ट कल का मैं आपको वाकया बताऊंगा वर्दा की। एक जगह मैं काम करता हूँ, वहाँ पे शोरूम में उसका बिजली का बिल हर महीने 1 लाख रुपए आता था। इस महीने उसका बिजली का बिल 4 लाख रुपए आया है। कुछ दोस्त मेरे बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि यार हमारा एक घर हैदराबाद में, एक घर कराची में, दोनों में बराबर बिजली इस्तेमाल होती है। हैदराबाद में लोड शेडिंग 10 घंटे के करीब है, यहाँ पर कुछ कम है कराची में, लेकिन बिल हैदराबाद का ज्यादा आता है। हैस्को उनका बिल ज्यादा बनाता है, जहां पे 1.5 लाख रुपए जनरेटर पर भी लगता है डीजल में, वहां पर बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, जहां बिजली कम आ रही है। और जहां बिजली थोड़ी ज्यादा आ रही है वहां बिजली का बिल कम आ रहा है। इसी बात को आपकी मैं आगे लेके चलूं। मेरी जो घर में मेरी हाउस हेल्प है वो काम करी, कल वो मुझे बता रही करी बाजी मेरे घर में एक पंखा है और एक बल्ब जलता है, हम एक कमरे में रहते हैं और उसका बिल आप सोच सकते कितना आया होगा। अगर जबकि बिजली कहती है आती ही नहीं है, रात भर बिजली नहीं होती, सुबह जब मैं आती हूँ तो बिजली नहीं होती, तो आप सोचे कितना बिल आया होगा उनका। बताएं। 10,500 एक पंखा, एक सेवर, उसका बिल कहाँ आता होगा। खैर बहरहाल आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आई हूँ। तलहा हम हमेशा, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि मीडिया और एंकर पर्सन्स जो होते हैं वो हमेशा सवाल उठाते हैं, हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं हुकूमत को, इश्यूज क्रिएट करते हैं, लेकिन कभी कोई सोल्यूशन दे। तो आज हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आए हैं। हमारी कुछ सजेशंस हैं जो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने रखें। देखिए, सबसे बड़ी बात हम सब जानते हैं, ये बात बिजली का बहरान है, फ्यूल का बहरान है, लेकिन इसको ख़त्म कैसे किया जाए। कोविड हमारे सामने इस चीज़ की एक बेहतरीन मिसाल है। कोविड में ये चीज़ें हमने करके दिखाई और दुनिया में हमने पाकिस्तान को मनवाया है। हमारी पॉलिसीज़ पे दुनिया ने कहा है कि हमने बहुत बेस्ट पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया है। इसमें छोटी सी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आप लोग कर सकते हैं हुकूमत, तो हम बहुत बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आप छुट्टी 2 दिन कर दीजिए। इतवार को ऑलरेडी छुट्टी होती है, आप फ्राइडे और सैटरडे वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए। अगर हम घर से काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि ऑफिस की बिजली बचेगी, फ्यूल की बचत होगी। दूसरी चीज़, मार्केट्स आप सुबह अर्ली मॉर्निंग खोल दीजिए और मगरिब तक उसको बंद कर दीजिए। तो ये चीज़, इससे हमने कोविड में भी देखा है कि देखें, इससे तजारतों, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट वाले हैं, उनका भी नुकसान नहीं होता और उसके अलावा हम जो आवाम है वो भी जो चाहे वो ख़रीद सकती है। तीसरी चीज़ ये कि, लेकिन हाँ, एक शर्त ये होनी चाहिए कि इसमें लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, कि जब आप मार्केट सुबह खोल रहे हैं और अर्ली बंद कर रहे हैं मगरिब तक, तो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अभी हुकूमत के पास बेनिफिट है कि समर वेकेशंस हैं, तो समर वेकेशन में वैसे ही काफ़ी स्कूल्स बंद है, तो वहाँ से भी बिजली बचाई जा सकती है। तीसरी चीज़ ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और ये सब कहेंगे, सब इस बात को एग्री करेंगे। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी इस चीज़ को मानते हैं कि जब रात में बिजली नहीं होगी, पंखा नहीं चलेगा, तो गरीब पागल हो जाएगा। एटलीस्ट रात 11 से लेकर सुबह 7 से या 8 बजे तक आप लोड शेडिंग ना करें।
शाम का जो दौरानिया है उसमें एक फिक्स टाइम कर ले, उसमें आप लोड शेडिंग कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे आपका फ्यूल बचेगा, आपकी बिजली बचेगी, तो आपकी जो बिजली की लोड शेडिंग में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, अभी आवाम पागल हो रही है, वो चीज़ बच जाएगी। आखिरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिससे जो आपकी ये बिजली और फ्यूल बच रहा है, यही बिजली और फ्यूल आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को दीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा और ऑटोमेटिकली डॉलर्स आएगा। ये एक छोटी सजेशन थी जो हमने दी, हम देखते हैं कि इस पे क्या होता है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर पर नजर डालने बहुत सी सजेशंस थी, लेकिन आई ऐड ऑन टू योर सजेशंस एज वेल। वर्दा, अगर आप इजाजत दें मुझे। बिल्कुल। यकीनन आपने जो बातें कही उससे हमारी डिमांड कम होगी, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हम महंगे तेल से बिजली बना रहे हैं। जब तक पेट्रोल प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस दुनिया में बुलंद तरीन सतह पर है, बिजली सस्ती नहीं होने वाली है। सस्ती बिजली आपको मिलेगी जब आप सूरज से बिजली बनाएंगे, हवा से बिजली बनाएंगे, पानी से बिजली बनाएंगे, जिसे हम ऑल्टरनेट एनर्जी कहते हैं, जिसके लिए ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड भी है, जिसके लिए बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे होता हूं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान जब ग्वादर जाते हैं तब उनको ख्याल आता है कि सोलर पार्क वहां बनाना चाहिए। सोलर पार्क पूरे मुल्क की जरूरत है। कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद की, पाकिस्तान में जितने बड़े शहर हैं हर जगह सोलर पार्क्स बनाइए, हर जगह हाइड्रो पावर क्रिएट कीजिए। अगर हमने इस तरीके से बिजली पैदा नहीं की तो हम बड़ी मुश्किल में होंगे। तेल ऊपर जाए जा रहा है। आपको बता दूं कि इसी साल जो हुआ है अवाम के साथ वो जुल्म है, वो बर्बरियत है। वजह क्या है? 40% तेल की कीमत बढ़ी है, 47% बिजली की कीमत बढ़ी है, 45% गैस की कीमत बढ़ी है। अंदाजा करें हम जा कर रहे हैं। और वजीर खजाना कहते हैं पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। इसी बात पर बड़ी खबर, तिजारती खसारा कम होते, ज़र मुबादला के ज़खायर, रुपए की गिरती कदर और बढ़ती महंगाई। ऐसे में IMF को भी मनाना है, बजट भी बनाना है। नून लीग को बजट की तैयारी में बड़े चैलेंजेस का सामना। बिजली का बहरान, अवाम परेशान। गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसलों की जरूरत है, लेकिन क्या ताजिरों से जल्द दुकानें बंद कराने का आइडिया प्रैक्टिकल है? पाकिस्तानी को पैमा, शहरोज काशिफ का बड़ा कारनामा। दुनिया की 5 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन को पैमा बन गए। हुकूमत की जानिब से सिविल अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया। और हिम्मत और हौसले से बॉक्सिंग के आलमी उफक पर जगमगाया, एशियन बॉक्सिंग टाइटल जीत कर दिखाया। सिंध पुलिस के शेर शहीर आफरीदी भी से मुलाकात करवाएंगे। तो आपको मालूम है पड़ता आजकल पाकिस्तान का तिजारती खसारा कहां पहुंचा हुआ है? कहां? तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कोई नई बात करें तलहा? नई बात तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि अब आप जब मेकअप लेने जाएंगी स्टोर्स में, अपने फेवरेट स्टोर्स में, तो कितना महंगा पड़ेगा। आपके फेवरेट चॉकलेट्स, आपके फेवरेट ग्रोसरीज, खासतौर पर जो आप खाने पकाने में जो इंपोर्टेड सॉसेज यूज करती थी, इंपोर्टेड मसाले, इंपोर्टेड चीज, अब आप कैसे गुजारा करेंगी? वरना आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तो वाकई बहुत मुश्किल। लेकिन यहाँ पे एक फायदा जरूर हुआ है तलहा। क्या? एटलीस्ट पेट फूड मुझे आसानी से मिल जाएगा। पेट फूड मुझे आसानी से मिल जाएगा। वो कैसे? वो भी तो इंपोर्टेड है। लेकिन उस पे तो नजरसानी की जा रही है ना, क्योंकि नजरसानी की जा रही है, की गई नहीं है अभी तक। अभी तक स्टोर्स में जिसके पास रखा था सबने पैसे बढ़ाए हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि नजरसानी की जाएगी, क्योंकि कल आपको शायद पता नहीं है तलहा कि कल ट्वीट की गई है गईदा फारूकी की जानिब से। उन्होंने कहा है इन बेजुबान जानवरों पे रहम कीजिए, और उसी को रीट्वीट किया है मरियम नवाज ने और कहा है मिफ्ताह इस्माइल से कि इस पे गौर कीजिए। चलिए, कुत्तों का आपको बड़ा ख्याल है, इंसानों का नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ। क्या बात है हमारे हुक्मरानों की। चीज और हमारे जो बाकी दवाइयां हैं, हमारे मेकअप के सामान हैं, वो सब कहीं भी जाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पेट्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो जिस तरह आपने जिक्र किया एक सहाफ़ी का और फिर उनकी ट्वीट को मरीम नवाज साहिबा ने शेयर किया, तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो दिस। हर चैनल, हर एंकर एक सियासी जमात का हिस्सा बना हुआ है। गैर जानिबदारी कहीं नहीं मिलती। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सहाफत भी एक बड़े तारीख दौर से गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पर बायसनेस भरी हुई है, कोई न्यूट्रल रिपोर्टिंग होती नहीं है। लेकिन अगेन एक ट्वीट करवाया जाता है और फिर उसको रीट्वीट किया जाता है। पॉलिटिकल गेम, सियासत का हिस्सा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, एक तरफ नून लीग की हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह IMF को मना लें, उसकी मिन्नत समाजत की जाए, तरले किए जाएं। मंशा साहब का भी हमने इंटरव्यू देखा था, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उनका यह स्टेटमेंट था कि आपको भीख भी मांगनी पड़े IMF से, भीख मांगिए, आपको कुछ भी करना पड़े IMF के सामने कीजिए, बस डॉलर लेके आइए। दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत के कयाम के सिर्फ 2 माह उन्हें बजट की तैयारी का चैलेंज दरपेश है, जो 10 जून को पेश किया जाना है। आज 7 जून है, कुछ ही दिन बाकी है। और यह भी याद रखिए कि इस बजट की तैयारी में हुकूमत
बड़ी परेशान है क्योंकि बजटरी खसारा 5,000 अरब रुपए तक का है जी, 5 ट्रिलियन रुपीस। ट्रेड डेफिसिट का मैं जिक्र कर रहा था, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 43.3 बिलियन डॉलर्स। तो बड़ी मुश्किलात हैं और महंगाई में बड़ी तेजी आ गई है और हम ये देख रहे हैं कि रिलीफ के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं उससे आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, कुछ रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऑपोजिट हो रहा है तलहा। 3 दिन रह गए हैं बजट आने में और जब हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग कम की जाए, दौरानिया सिर्फ 3 घंटे का किया जाए, तो वही दौरानिया गलत समझ के वो बढ़ा देते हैं जहां 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होती है। वो बेसिकली मानते ही नहीं उनकी स्टेटमेंट। वो कहते हैं ये वजीर आजम बोल रहे हैं लोड शेडिंग खत्म कर दो, कोई मसला नहीं है, हम तो लोड शेडिंग करते रहेंगे, परवाह ही नहीं है हमें। तलहा हमारे यहाँ इतना बड़ा मसला है, अभी हमारे यहाँ पेट्रोल का मसला है, हमारे यहाँ बिजली का मसला है, हमारे यहाँ तेल का मसला है, सब मसाइल से हम भरे हुए हैं, हम बहुत ही मसाइल का शिकार है, हम माशी बहरान का शिकार हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा 3 दिन में ये हुकूमत जिसको आए हुए 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अब तक ये सोल्यूशन नहीं निकाल पाई है, लेकिन बजट कैसे पास करेगी ये देखने वाली बात है। बजट वही पॉलिटिकल बेसिस पे पास होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टेलीफोन लाइन पे, मैं ज्वाइन कर रहे हैं जावेद कुरैशी साहब, ताजर रहनुमा है। ताजर बरादरी बड़ी परेशान है, मुल्क की इकॉनमी ट्रेड बिजनेस से जुड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त जो पॉलिसी फ्रेमवर्क सामने आ रहा है, जो बजट की तैयारी हो रही है, उससे सबको यही उम्मीद है कि इस दफा बजट में ये कोई सवाल नहीं पूछेगा भाई ये क्या अवाम दोस्त बजट है, क्या ये गरीब अवाम दोस्त बजट है, क्योंकि सबको मालूम है ये बजट आएगा, बम फाड़ेगा, बिजलियां गिराएगा और लोगों की नींदें हराम कर जाएगा, क्योंकि रात को बिजली होगी नहीं, पंखा चलेगा नहीं, पंखा चलाएंगे तो 10-15 हज़ार का बिल आ जाएगा। खैर जावेद साहब, आप इस बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या तवक्कुआत हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस और रिकमेंडेशंस आप देंगे इस बजट के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए जी, जब भी इस मुल्क में बजट आया है तो वो कोई अच्छी नवीद लेकर नहीं आता, बिलखुसूस ताजिर बिरादरी और आवाम के लिए। और आने वाला बजट पे भी हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमारी वाबस्ता नहीं हैं, लेकिन हम वज़ीर ख़जाना साहब से ये कहते हैं कि बजट ऐसा बनाया जाए ताकि आवाम को और ताजिर बिरादरी को कुछ तो रिलीफ मिले, क्योंकि जो मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन है। हमारी जो माशी जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है इस वक्त, और इसे हमने इस वक्त इस पे तवज्जो न दी तो मैं सच्ची बात ये कहता हूँ कि खुदा ना करे हम माशी तौर पर बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे। जावेद साहब, आप ये बताइए कि अभी हुकूमत ने कहा है कि जल्दी दुकानें बंद करने की तजवीज़ उन्होंने कहा है कि इस पे सोचा जा रहा है और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, तो आपको क्या लगा ताजिर बिरादरी क्या इस बात पे अग्री करेगी? कहीं ना कहीं आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हुकूमत के साथ जल्द दुकानें बंद करने के लिए? ये जो तजवीज़ हुकूमत की तरफ से आ रही है, हमने हमेशा हुकूमत के साथ ताउन किया है, लेकिन यहाँ का एक हमारा 75-74 साल का एक ट्रेंड है, बिलखुसूस हमारे जो बिग सिटी है कराची है, बिलखुसूस वहाँ का ट्रेंड यह है कि मार्केटें देर से खुलती है और रात देर तक खुली रहती हैं, क्योंकि लोगों अपने जो है वो जॉब पर जाते हैं और इस गर्मी की शदीद मौसम में लोग खरीदार उमूमन मार्केट में नहीं आता। ये ट्रेंड बिल्कुल छोटे शहरों में जरूर इम्प्लीमेंट हो सकता है कि वहाँ जल्दी मार्केटें खुले और जल्दी। जावेद साहब, कोविड के दौरान भी तो हमने यही टाइमिंग्स रखे थे मार्केट के, तो उसपे भी क्या आप लोगों को काफी नुकसान हुआ था? बिल्कुल रजा, हमारा नुकसान बेताशा। हम कोविड के 2 साल के अंदर जिस तरीके से हमने अपने घर का जो चूल्हा जलाया है वो आप लोग हमारे साथ थे और आप हमारी आवाज बने थे, लेकिन हम इस मुल्क के खातिर जो भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट ऐसा हो कि सिर्फ ताजिर बिरादरी से कुर्बानी ना मांगी जाए, कम अज कम हुकूमत और ब्यूरोक्रेट सबसे पहले वो आगे आए और वो कुर्बानी दे। इंशाअल्लाह ताला ताजिर बिरादरी ने इस मुल्क की खिदमत की है और आइंदा भी अल्लाह न करे हमारे मुल्क में कोई भी राइट जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब थे, ताजिर रहनुमा थे, लेकिन एट द सेम टाइम वर्दा कुछ इंडिकेटर्स भी आपके साथ मैं शेयर करूं, कुछ नंबर्स भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूं। हफीज पाशा साहब मुल्क के बड़े माने हुए कहते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मुआशियात हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर भी रहे हैं। उनका ये स्टेटमेंट कल अखबार में भी छपा था कि पाकिस्तान को $37 बिलियन की इस फिस्कल ईयर्स में जरूरत है। मियां मंशा साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम जानते हैं उनकी टेक्सटाइल, बैंकिंग और भी बहुत सारे गाड़ियों के अंदर भी आ गए हैं। उनका एक स्टेटमेंट छपा था, बैग, बोरो और स्टील
बट गेट द डॉलर फ्रॉम द IMF। यानी बैग भीख मांगनी पड़े भीख मांगो, उधार लेना पड़े उधार मांगो, स्टील करना पड़े चोरी करना पड़े चोरी करो, लेकिन ये डॉलर लेकर आओ नहीं तो पाकिस्तान गया। तो अंदाजा कीजिए कि जब इतने बड़े बड़े लोग ऐसी बातें करें तो खतरे की घंटी बज गई है। खैर अब मेरे ख्याल से हम किसी बच्ची का जिक्र करेंगे, वरना दुआ ज़हरा की बिल्कुल बात आगे करेंगे। बढ़ते हैं कि आजकल ये बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, हर जगह ये केस है, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई थी इस केस के ऊपर। दुआ ज़हरा के बारे में बात करते हैं कि दुआ ज़हरा का केस एक ऐसा केस है जिसकी शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल को और आज 50 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केस अदालत में ज़ेरे समाअत है। लीगल ओपिनियन जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी मारूफ लॉयर हैं अमरीन कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अमरीन ये बताइए, हाउ डू यू सी दिस केस एंड अगर ये लड़की माइनर होती है, अगर ये लड़का अंडर एज होता है तो फिर क्या होगा और आप कैसे देखती हैं कि अब क्या प्रोसीडिंग्स होने जा रही हैं? मोस्ट लाइकली ये माइनर है बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द ऑफेंस। अगर आप देखें कि जो लॉ एप्लीकेबल है सिंध में, बिकॉज वो सिंध से है, वो कहता है कि 18 साल की उम्र से बच्चे जो हैं अगर वो शादी करते हैं वो इलीगल होती है। Whereas अगर आप पंजाब की साइड पे आए, पंजाब की साइड पे 16 इयर्स बच्चों का दिया हुआ है कि 16 इयर्स एंड अंडर जो है अगर बच्ची शादी करती है तो वो इलीगल है। तो वो उसका 2 इयर्स माइनस ऑटोमेटिकली होता है जब वो शादी या निकाह जो है कि अटेम्प्ट करती है इन पंजाब। सो द फर्स्ट एक्ट अगर आप उसको देखें तो वो प्री प्लान लगती है कि उसको पंजाब में लाया गया नोइंग फुली वेल के सिंध में तो 18 है और वो इंटायरली इलीगल होगी। अभी भी मोस्ट लाइकली ये इलीगल होगी बिकॉज उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उनके जो वालिद साहब का जो और उनकी वालदा का जो मैरिज निकाह नामा है, उसके लिहाज से शी इज़ ऑलमोस्ट 14। तो इवन पंजाब में भी उसका इलीगल है। मगर कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों ने जैसे बताया कि विद इन 10 डेज उसकी जब एब्डक्शन की न्यूज़ आती है, विद इन 10 डेज वो अदालत में पेश होती है। वो टाइम था कि आपको ये स्टेप करना था जो अब सिंध हाई कोर्ट ने किया है कि आप बच्ची को तहवील में ले लें और आप उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या दारुल अमान, बिकॉज द स्टेट इज़ द गार्डियन एज वेल। सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते, आपकी स्टेट गार्डियन होती है, स्पेशली इन केसेस में जहाँ पे बच्चे मुलव्वस हों या शक हो। तो उसको तो तभी जाना चाहिए था, मगर ये जो डिले हो गया है उससे आई थिंक कि काफ़ी चीज़ें जो हैं अफेक्ट हुई हैं और होनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज द लॉ इज़ वेरी क्लियर। सही। अच्छा अमरीन, आप हमारे साथ रहिएगा, हम मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे आपसे, लेकिन इस ब्रेक का वक्त हो गया है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दुनिया बोल है। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे दुआ ज़हरा केस को और हमारे साथ मौजूद थी लीगल ओपिनियन के लिए फेमस लॉयर अमरीन कुरैशी साहिबा। अमरीन, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू पुट अप टू यू। आपसे पूछना चाहूंगा ये कि अब जिस तरह आपने हमें समझाया कि सिंध की एज कुछ और है, पंजाब की एज कुछ और है, जिस तरह दुआ फौरन से पंजाब गई, वहां पर निकाह हुआ, अब वापस वो पुलिस कस्टडी में आ चुकी हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कंसिडरिंग द सिनारियो, इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि आप एक वकील हैं, आप ऐसे बहुत सारे केसेस को देखती होंगी, बहुत सारे आपके क्लाइंट्स होंगे जो आते होंगे और बताते होंगे ऐसे सिमिलर केसेस होंगे, तो क्या आप इस लड़की के लिए आप समझती हैं बेहतर ये है कि उसको 4 साल शेल्टर में भेज दिया जाए या अपने शौहर के साथ उसको रहने की इजाजत दी जाए, लुकिंग एट द करंट सिनारियो? अमरीन, लाइक आई सेड, बच्ची क्योंकि मोस्ट लाइकली माइनर है, उसकी फ्री विल पे ये डिसाइड नहीं होता। द स्टेट बिकम्स द गार्डियन। जो गवर्नमेंट, जो स्टेट होती है, वो टेक ओवर, स्टेप इन करती है एज अ पेरेंट ऑफ द चाइल्ड। और उनके उस लिहाज से the practices in all over the world in such cases as well as in Pakistan is the same, which is and should be the same, which is कि बच्चे की अगर नहीं जाना चाह रही वो अपने माँ बाप के पास, तो आप वहाँ पे भी नहीं फोर्स करेंगे, आप उसको उसके जो सो कॉल्ड हस्बैंड है उसके पास भी नहीं भेजेंगे, आप उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर, इट शुड बी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर, वहाँ पे उसको रखना चाहिए, या दारुल मान जहाँ पे वो अभी है। और जितनी देर तक वो 18 साल की नहीं होगी, शी शुड नॉट बी अलाउड टू गो बैक to the husband, और government or the state should be looking after her. अमरीन, हमारे मुल्क में क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर या दारुल अमान की क्वालिटी ऐसी है, वहाँ सहूलियात और ऐसे सिस्टम्स हैं? क्योंकि वहाँ से हमेशा नेगेटिव न्यूज़ आ रही होती है कि वहाँ पे फुकदान है सहूलियात।
नहीं, नॉट एट ऑल। बहुत काम करने की ज़रूरत है। आई हैव पर्सनली सीन एंड इन माई केसेस एज वेल, देयर हैव बीन सर्टेन फॉरेन इंडिविजुअल्स, वुमेन जिनको किडनैप किया गया था और उनको मैंने रेस्क्यू करके दारुल मान हम भेजा था, मगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी बुरी हैं। बट देन के क्या तो अमरीन, जब उसको हम शेल्टर होम भेज देंगे, दारुल अमान भेज देंगे, तो आपको क्या लगता है ऐसे में बच्ची का फ्यूचर क्या होगा? 4 साल she should be allowed to study. She should be allowed to, do all the things that a child should be allowed to do. मगर ये जो एक्ट है, बिकॉज यू सी ये केस क्योंकि अब इतना हाई प्रोफाइल हो गया है, मीडिया इज वॉचिंग, इंटरनेशनल मीडिया इज वॉचिंग, हम सिर्फ चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट के ऊपर नहीं बात कर सकते। हमारा देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको कहता है बच्चों को प्रोटेक्ट करें, औरतों को प्रोटेक्ट करें। पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस राइट्स ऑफ चाइल्ड का, जो बाइंड करता है पाकिस्तान को टू एक्ट इन सर्टेन वे। सो ये जो केस है, अगर ये इस तरीके से चलेगा और एक प्रॉपर प्रेसिडेंट फॉलो होगा, तो फिर आगे जाके बच्चे जो हैं और जो लोग ऐसे इंड्यूस कर रहे हैं बच्चों को टू डू सच इलीगल एक्ट्स, वो जो है उनके लिए ये डेटरिंग इफेक्ट होगा। सो दिस इज व्हाई आई बिलीव कि एक अच्छे प्रोसेस से गुजरें, एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस से दिखाएं, मीडिया वाले भी उसको दिखाएं कि क्या होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम पीपल थिंक ट्वाइस। अमरीन, यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि आप मुझे बताएं कि वो बच्ची 4 साल अपने पेरेंट्स के बगैर रहेगी, अपनी फैमिली के बगैर रहेगी, तो उसके जो असरात हैं वो भी हम सब जानते हैं कि एक मेंटल ट्रॉमा भी हो जाता है। 4 साल एक जगह अलग रहना, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सही है? क्योंकि जब एक फैमिली है उसके बाद भी दारुल अमान में रहना और एक ट्रॉमा फेस करना, 4 साल सबसे दूर रहना अपने शौहर से भी, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ होना क्या सही है? देखो वर्ता, ये है कि उसकी मर्जी है। अगर वो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। हाउएवर, अगर वो कहती है कि जो वो अभी भी कह रही है कि नहीं मेरी मर्जी से शादी हुई है और मैंने उस लड़के के साथ वापस जाना है, वो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइक आई हैव सेड स्टेट टेक्स ओवर, और फिर जो है ना लड़के के घर जाएगी ना अपनी वालदा के घर जाएगी, वो जो है दारुल मान में रहेगी टिल द एज ऑफ 18। उसके बाद उसने उस लड़के के घर जाना है तो वहाँ पे जाए, मगर वो पर्सनल चॉइस है। मगर ये है कि कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स भी अभी उसको फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज जस्ट एज देयर राइट्स, चाइल्ड हैज देयर ओन राइट्स एज वेल, और चाइल्ड को इस पे आप फोर्स नहीं कर सकते। अमरीन, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन ये मैं आपसे वकील की हैसियत से नहीं, एक खातून की हैसियत से आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी उम्र की लड़कियां, पहले पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि वो गायब हो गई हैं, किडनैप हो गई हैं, फिर बात सामने आती है कि उनकी कहीं शादी हो गई है और फिर उनको बाजियाब करने के लिए इतनी मेहनत होती है। हमारी सोसाइटी में ये इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट शुड बी डन इन योर ओपिनियन एज अ वुमन? I think as a woman, as a human, I think stop trusting your children with the internet. यहाँ पे भी देखें कि अगर आपको सिर्फ ये पता है कि बच्ची घर पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेफ है। वो एक फोन से, एक कंप्यूटर से she can access and she can speak to somebody who could be danger to her but also to the entire family। और ऐसे बेशुमार ऐसे केसेस हैं। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों के ऊपर भी नजर रखें एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स। एक आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या चीज एक्सेस कर रहा है इंटरनेट पे। एंड आई थिंक जो रियल डेंजर है, that's the internet that needs to be in a way you have to kind of keep a check on it। सिर्फ उठा के उनको फोन पकड़ा देते हैं, and ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर काम करना है, वरना फिर ऐसे केसेस आएंगे। एंड आई थिंक ये चीज अगर हम रिकग्नाइज अभी नहीं करेंगे तो ये हमारे ही खिलाफ जाएगी, और वी शुड ओन अप टू आवर मिस्टेक्स एज वेल। Legal expert Maruf, lawyer Amreen Qureshi Sahiba, thank you so very much for giving us your time. It was a pleasure talking to you. और यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर अपनी बच्चियों को बचाना है तो इंटरनेट पर नजर रखिए और देखिए कि वो फारिग वक्त में किससे बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि यकीनन छोड़ देंगे घर में और इंटरनेट उनके पास होगा तो वरदा बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ में तमाम बच्चों से, जो जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने भी इस तरह के टीनेजर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा खुदारा प्लीज अपनी जिंदगियों से मत खेलें, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें, क्योंकि दुआ जहरा का जो केस है इसमें साफ नजर आ रहा है 4 साल जब वो अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से दूर रहेगी तो उसकी जिंदगी एक तरीके से खत्म ही है। हमारे माँ बाप कभी भी हमारे लिए गलत फैसला नहीं करते, तो बराए मेहरबानी अपने पेरेंट्स को इस तरह की तकलीफ और अजियत ना दें
कि आपकी पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो जाए। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कुछ पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट का जब नाम आता है तो हम थोड़ा सा जो है वो रिजर्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट ने खेल के मैदान में सिंध पुलिस के एक हमारे हैं शहीर आफरीदी, उन्होंने एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन चैंपियनशिप विन कर ली है और ये एजाज अपने नाम करवा लिया है और आज हमारे मेहमान भी हैं। कैसा लग रहा है वर्दा में बेल्ट अपने कंधे पे लगा के? जबरदस्त, हाँ ना? लेकिन अगर ये बेल्ट आपकी अपनी होती ज्यादा अच्छे लगते। खैर है, अपनी नहीं, पाकिस्तान में बेल्ट बेल्ट होती है, चाहे अपनी हो या पराई हो, जब हाथ लगे फौरन से उठा के अपने कंधे या कमर पे बांध लीजिए। और अगर जहाज की बेल्ट है तो फौरन से कस लीजिए, क्योंकि जहाज अभी उड़ने वाला है, जैसे मैं उड़ने वाला हूँ। लेकिन ये बेल्ट बड़ी भारी बेल्ट है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की बेल्ट। मालूम पड़ रहा है कि भाई को बंदा मुकाबला जीत के आया, मैं नहीं जीत के आया हूँ। मेरे साथ बैठे हैं शहीर आफरीदी, जो बॉक्सिंग की चैंपियनशिप जीत के आए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आफरीदी साहब, और ये बड़ी खूबसूरत बेल्ट है, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन चैंपियन। वाओ, वी आर सो प्राउड ऑफ यू जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? लेकिन पुलिस से आप उठकर आए, ये बात बड़ी वजह ना हमारे लिए हैरत अंगेज है कि वहां पर तो हमेशा कहा जाता है सहूलियात का फुकदान और मुश्किलात से दो चार और पैसे कम हैं और तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, और जो पंजाब में सैलरियां मिलती हैं यहाँ नहीं मिलती हैं। आप फिर भी इन हालात में चैंपियन बन के निकले हैं, हाउ डज इट फील? कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल चैंपियंस वाली फीलिंग्स हैं, और दूसरे मुल्क में जाके उस अपोनेंट को जो उसी का मुल्क था उसको वहाँ पे शिकस्त दी, तो बहुत चैंपियंस वाली फीलिंग होती है। लेकिन सिंध पुलिस को इसका क्रेडिट जाता है कि ट्रेनिंग तो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग में बचपन से कर रहा हूँ, 13-14 साल की मेरी मेहनत है। लेकिन सिंध पुलिस को इसलिए मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया। इससे पहले मेरी फ़ाइट थी नाइजीरिया से, वहाँ भी मुझे स्पॉन्सर सिंध पुलिस ने स्पॉन्सर किया। आईजी साहब जो थे हमारे, मुश्ताक मेहर साहब, तो मैं साथ ही आपके रैपिड रिस्पांस फोर्स का जो आपके हैं सब उधर ही मैं सर्विस। आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं, बाउट्स वगैरह, या रज़ाकाबाद में जो रिंग बनी हुई है ट्रेनिंग सेंटर पे? मैं ट्रेनिंग पर्सनली करता हूँ अपने क्लब में। इंटरनेशनल मेरे बॉक्सिंग कोच है मेरे वालिद साहब खावरदीन आफरीदी, जो इंटरनेशनल बॉक्सर थे। ओके, तो यानी आप बचपन से अपने वालिद साहब को बॉक्सिंग करते हुए देखते आए हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने शुरू में तो ज़बरदस्ती बॉक्सिंग कराई। तो उनको क्यों नहीं लेकर आए? आज उनको भी लाना चाहिए था यार आफरीदी। किसी ने कहा नहीं तो मुझसे गलती हो गई है। प्रोड्यूसर साहब, अगली बार इनके वालिद साहब को बुलाइएगा, वो भी पाकिस्तान का असासा है, हमारा टैलेंट है, वी लव टू प्रमोट हिम एज वेल। उनके बारे में बताइए। तो उन्होंने पूरी जिंदगी बॉक्सिंग को दी? जी बिल्कुल, उन्होंने पूरी लाइफ बॉक्सिंग को दी, बल्कि अभी तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट बॉक्सिंग करा रहे हैं और 50 से 60 लड़का वो तैयार कर रहे हैं इस वक्त। क्या बात है। आप फिर इस तरफ पुलिस के शोबे में कैसे आए? बस थोड़ा सा फाइनेंशियली, घर भी तो चलाना होता है, किचन में राशन भी तो लाना होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। और बॉक्सिंग का शौक साथ रखा? बॉक्सिंग तो जरूरी थी, बस बॉक्सिंग यूनिफॉर्म एक शौक था, वरना इसके अलावा और भी जॉब्स थी। मैं मीडिया साइंसेज भी मैंने किया हुआ इकरा यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो मैं जो आप ड्यूटी पे जाते हैं जी, तो आप बंदूक लेके जाते हैं या बेल्ट? नहीं, मैं ड्यूटी पे, तो वही आपको पता है सर। बंदूक की जरूरत तो नहीं पड़ती, जो आपसे मसला करता होगा फौरन से एक दो जैब क्रॉस रखते होगे? नहीं, बंदूक अपर कट मारते होगे? ना, बंदूक की जरूरत है ना जैब की, बस अखलाक आपका अच्छा हो तो वहाँ पे। लेकिन एक बात बताइए कि स्पोर्ट्स बॉक्सिंग स्पेशली बड़ी मुश्किलात से दो चार है आफरीदी साहब। एग्जैक्टली। एंड सपोर्ट नहीं है एथलीट के पास, स्पॉन्सर नहीं है, फंड नहीं है, सारा पैसा PSL 400-500 करोड़ ले जाएगा बेचारे बॉक्सर, मुश्किलात से दो चार रहेंगे। लगता है कि आप PSL की तो आपकी नजर में व्हाट इज टू बी डन फॉर बॉक्सिंग? बॉक्सिंग के लिए क्या होना चाहिए? पहले आप मुझे ये बताएं, आप नमक छिड़कने जख्मों पे नमक नहीं, आप बताएं। देखिए, आप टीवी पे आए, मैं चाहता हूं लोगों को मालूम तो पड़े कि आपके जख्म क्या है यार। आपको आपकी हम बेल्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं आपके जख्म नहीं दिखाएंगे, जख्म भी दिखाएंगे। बताइए क्या मुश्किलात है? मुश्किलात यही है कि मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये टाइटल है, इसकी $4000 सेक्शन फीस थी। इसकी $4000? जी बिल्कुल, $4000 इसकी सेक्शन फीस थी, फिर अकोमोडेशन, आना जाना सब कुछ, तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन $7000 इसका खर्चा था मेरा। लेकिन वो सारा आईजी साहब, महर साहब द ग्रेट जी, मुश्ताक साहब ने हमेशा स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया है पुलिस में, नो डाउट। उसके अलावा जो मेरी रमज़ान पूरा महीना मैं अलग अलग कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जितनी अब नाम उनके नहीं ले सकता, मैं जाता था रोज़े की हालत में, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक CEO का वेट कर रहा हूँ बाहर ऑफिस में। तो बस इंतज़ार होता रहता था। आगे से वो कहते थे यार हमने फलाने को स्पॉन्सर कर दिया, हमने कराची किंग्स को कर दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया, आपको नहीं कर सकते। तो बस इस यानी जहाँ 100 करोड़ चाहिए थे वहाँ पैसे दे दिए, जहाँ 5-10 लाख रुपए चाहिए थे वहाँ बोला कि जी आपको नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। और
अल्लाह की शान है कि मैं जब फाइट जीता तो इतना फेम मिला, इतना सब कुछ कि वो अब मुझसे खुद कांटेक्ट करें कि यार आप नेक्स्ट जब इसको डिफेंड करोगे हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो हाँ सैड यार, दिल टूटता है मेरा भी जब खिलाड़ियों के साथ। तो वजह क्या है? तरह हमेशा हम बात करते हैं कि पीएसएल को सपोर्ट किया जाता है, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, इस तरह के और दूसरे खेलों को क्यों स्पॉन्सर नहीं करते? जबकि आप देखिए, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, किसी भी आप फील्ड को उठा के देख लें, पिछले ही कितने दिनों में हमने अपने कितने सारे टैलेंट को हमने उजागर किया है, दिखाया है, आप लोगों से मिलवाया है। तो वजह क्या है, क्यों स्पॉन्सर नहीं करते? मेरे ख्याल में बॉक्सिंग की नॉलेज नहीं है, सीधी बात ये है। क्योंकि अब बॉक्सिंग की नॉलेज, अब आप किसी को भी वो कहोगे तो उसकी सबसे पहले वो बिजनेस माइंड से सोचते हैं। वो कहता है यार आप हमें इसका रिजल्ट क्या दोगे, हमें क्या बिजनेस इसका मिलेगा। तो मेरे ख्याल में बॉक्सिंग की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप अभी रिसेंटली फाइट हुई है जॉर्ज कंबोसिस वर्सेस डेविन हैनी जी। जॉर्ज कंबोसिस को $470 मिलियन मिले एक फाइट के। जी हाँ। तो अब हम लोग तो 470 मिलियन हम कह रहे हैं कि यार 4.7 मिल जाए तो बहुत है, 40 कुछ भी ना मिले, सिर्फ इज्जत मिल जाए ना, वो भी बहुत। और आप लेकिन जितने खर्चे हो रहे हैं वो तो खैर जरूरत होती है ना हर खिलाड़ी की, कुछ तो मिलना जरूरी है। लेकिन मैं देखिए क्रिकेट का दुश्मन नहीं हूँ, आई लव क्रिकेट अच्छा स्पोर्ट है, लेकिन सैडली क्रिकेट ने हमें फायदा कम दिया है, नुकसान ज्यादा पहुंचाया है। क्योंकि देखें शहीर आफरीदी जैसे खिलाड़ी मेरे साथ बैठे हुए, ऐसे हजारों हैं पाकिस्तान में, टेनिस में, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में, बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में, एमएमए में, हर स्पोर्ट में पाकिस्तान में टैलेंट बेशुमार है, लाजवाल है। सैडली जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो कहते हैं हमने 100 करोड़ वहां दे दिया, 50 करोड़ वहां दे दिया, 90 करोड़ वहां दे दिया, तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं दे सकते भाई, क्योंकि सब कुछ वो ले गए। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद होता है, जब मैं पीएसएल का नाम लेता हूं, जो 400-500 करोड़ रुपए वहां जाते हैं उसमें से 50 करोड़ रुपए निकालिए और दूसरे स्पोर्ट्समैन को, स्क्वॉश को, हॉकी को, सबको दीजिए। तला 50 करोड़ भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप आधे कुछ चंद लाख निकाले तो भी काफी होगा मेरे ख्याल से। हर खिलाड़ी को 5-10 लाख चाहिए, आजकल बहुत महंगाई है, डॉलर बहुत आसमानों पे, टिकट शिकट आपको मालूम है कितने का, दुबई का भी 1.5 लाख रुपए का हो रहा है। महंगाई की बात ना करें तला, आप फोन क्या सुला रहे हैं? बताइए कोई डिमांड, कोई आप हुक्मरानों तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? आपने ये इनाम जीता, इतनी इज्जत अफजाई हुई, लेकिन हुक्मरानों से मेरा कोई गिला नहीं है, उनसे बात नहीं करनी। बाकी अगर मल्टीनेशनल कंपनीज अगर कर सकती हैं तो मैं इसको डिफेंड करने लगा हूँ जुलाई 30 को। जुलाई 30 जी, इंडोनेशियन फाइटर है, उसने मुझे चैलेंज किया, तो इसको मैं डिफेंड करूँगा। तो जितनी कंपनीज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अगर स्पॉन्सर कर सकती हैं तो इसको स्पॉन्सर करें। तो इंशाल्लाह तो प्रोड्यूसर साहब चाहते हैं कि ये बेल्ट जो है स्क्रीन पे ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आए। प्रोड्यूसर साहब देखिए, अब ये बेल्ट, अच्छा अभी नहीं, अब आ रही होगी आपको। तो जी अब मैं आपको बताऊं, शहीर आफरीदी ने यहाँ एक डिमांड की है, वर्दा ये डिमांड अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं। शहीर का नेक्स्ट टाइटल जुलाई में है, डिफेंड करेंगे अपनी इस बेल्ट को, और इनको स्पॉन्सर की जरूरत है। हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर बोलते हैं कि मैं ब्लाइंड चेक देने को तैयार हूं, मैं 1 अरब देने को तैयार हूं, मैं 2 अरब देने को तैयार हूं। 4-5 लाख रुपए यहाँ पर भी देते हैं, पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में लहराएगा, पाकिस्तानी टैलेंट ऊपर आएगा, और यकीनन समवन हु हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ अर्लियर एज वेल, उसको दूसरा मौका देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और हम आपके पैसे जाया होंगे, आपके पैसे कामयाबी होंगे और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन ही होगा। इसलिए प्लीज आगे बढ़िए मुखैर हजरात, और शहीर आफरीदी जैसे स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल। इसमें मैं एक कंपनी है जिनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जीएफएस बिल्डर्स के जो हैं जी इरफान भाई बहुत अच्छा काम करते हैं साहब, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया नेक्स्ट इवेंट के लिए भी। तो अब एक पे हम रिलाई नहीं कर सकते, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अभी जॉर्ज कंबोसिस जो था उसने पूरी लिस्ट दी थी, प्लेटिनियम अलग, गोल्ड अलग, सिल्वर अलग। तो एक तरह से बॉक्सिंग की नॉलेज भी यहाँ ज़रूरी है, प्रोमोटर्स होते हैं। हमारा भी जुलाई तक मेरा 8 वीक्स प्रोग्राम होगा, जुलाई 30 तक मेरा 8 वीक्स ट्रेनिंग कैंप होगा, उसमें न्यूट्रिशन अलग होती है, डाइट अलग होती है, फीस कैंप की अलग होती है। जी बिल्कुल। उसमें फिर इंटरनेशनल जो बॉक्सर हम बुलाते हैं स्पैरिंग के लिए वो अलग होते हैं, वो कुछ भी नहीं होता। फिर वो एक हम वो कहते हैं ना कि बस सही। चलें जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू शहीर आफरीदी। लेकिन आपके सेगमेंट के एंड में मैं बताऊं बॉक्सिंग कितना मुश्किल स्पोर्ट है। मेरा एक दोस्त था, यूनिफॉर्म में था, वर्दी एहलकार था, और वो रोज 50 किलोमीटर भागता था वर्दा। और मैंने उससे पूछा कि यार बॉक्सिंग के बारे में बताओ, तो मुझे उसने कहा तला कि मैं 50 किलोमीटर भागता हूं तो मैं इतना नहीं थकता हूं जितना मैं 5 मिनट शैडो बॉक्सिंग अगर करूं तो मैं हाँकना शुरू हो जाता हूं। तो बॉक्सिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, किक बॉक्सिंग, एमएमए, इसके अंदर बड़ी स्किल चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। शहीर आफरीदी ने मेहनत की है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ऑल द कॉर्पोरेट्स और मुखैर आजाद जो हमें सुन रहे हैं, शहीर की जरूर सपोर्ट करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है,
दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको मिलवाया एशियन चैंपियनशिप बॉक्सिंग के चैंपियन से जिन्होंने इतनी मेहनत से वो बेल्ट जीती और तलहा का दिल आ गया उस बेल्ट पे, मेरा भी दिल आ गया। वाकई बहुत जबरदस्त और हैवी बेल्ट थी तलहा। $7,000-4,000 भरे उस बेल्ट के नौजवान ने। यकीनन मुश्ताक महर साहब सिंध पुलिस को सलाम पेश करते हैं। लेकिन कुछ बात कर लेते हैं हम एजुकेशन की। वर्दा बिल्कुल, क्योंकि जहां खेल की बात हो गई वहां पे तालीम के बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है तला कि हमारे यहाँ तालीम का मयार वो नहीं है जैसा होना चाहिए। अग्रीड। और इन सब के लिए है तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। लेकिन अफसोस और बहुत अफसोस, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में वो दूसरा बड़ा मुल्क है जहां बच्चों की बहुत बड़ी तादाद स्कूल जाती नहीं है, स्कूल से महरूम है। एक सर्वे के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे मोहम्मद जियाउर रहमान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव आवाज CDS पाकिस्तान, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जिया साहब, थैंक यू सो वेरी मच। ये बात हम अब सुनते आए हैं काफी वक्त से कि पाकिस्तान में इतने करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, और आज तो नहीं सुनते आए हैं, मेरे ख्याल से 1 दिहाई हो गई है। इमरान खान की सियासत का बहुत बड़ा डायलॉग हुआ करता था कि इतने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हम इनको पढ़ाएंगे। सैडली क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि जो माँ बाप होते हैं उन बच्चों के, वो भी गरीबी होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा स्कूल पढ़ने जाए। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भीख मांगने जाए सड़क पे, हमारा बच्चा काम पर चला जाए, मैकेनिक के पास लग जाए, चाइल्ड लेबर का हिस्सा बन जाए, इसका बचपन तबाह हो जाए। लेकिन इसको तालीम की जरूरत नहीं है, इसको रोटी की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। जिया साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखें, बात ये है कि जब आप अपने समाजी और जो इकोनॉमिक्स है, मुआशी हालात इस तरह के कर देंगे कि लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हमारे बच्चे स्कूलों में ना जाएं, बल्कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मुआशी सरगर्मी के अंदर शमूलियत इख्तियार करें ताकि घर का चूल्हा जलता रहे, तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो ओवरऑल पॉलिसीज़ हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो बहुत ही डिफरेंट हैं। हमें आई थिंक कनेक्शन में कुछ इशू है। तलहा, आप ट्राई टू कनेक्ट अगेन। जिया साहब, हमारी टीम आपसे कनेक्शन दोबारा बहाल कराएगी। लेकिन जो बात उन्होंने की वो प्रायोरिटीज की कई वर्दा तरजीहात हमारी नहीं है कि हम अपने अवाम को पढ़ा लिखा अवाम बनाए और पढ़ा लिखा मुल्क बनाए। हमारी तरजीहात ये है कि बस रोटी कपड़ा और मकान के पीछे भागते रहो, बिजली दाल चावल की कीमतों पर रोते रहो, पेट्रोल का बम आपके ऊपर गिरते रहे और आप बर्दाश्त करते रहो। आप तो बर्दाश्त करो, आपके पास आपकी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं होंगी जिससे इंसान जिंदा रहता है, जिसकी हम बात करते हैं, जहाँ पे हम रोटी की बात करते हैं, हम कपड़े की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं। जब ये बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं होंगी तो कौन पढ़ाई की तरफ तवज्जो देगा? जिया साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। जी जिया साहब, आपसे बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जी बताइएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर पंजाब की मैं बात करूँ, जिसको हम गुड गवर्नेंस के हवाले से सबसे बड़ा सूबा भी कहते रहे हैं, तो मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि ये वो वाहिद सूबा है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा असातिज़ा की जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं, और हर महीने तकरीबन 2 से 3 हज़ार असातिज़ा जो है वो रिटायर होते हैं और वो पोजीशनें खाली हो जाती हैं। और जो लोग, मेरा ख्याल है कि ये इकोनॉमिक्स को समझते हैं, उनको ये अच्छी तरह अंदाज़ा होगा, जो मईशत को और बजट को समझते हैं उनको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि जो पोजीशन वेकेंट होती है उसके अगेंस्ट बजट मुख्तस किया जाता है। लेकिन अगर उस पोजीशन के अगेंस्ट बंदे को भर्ती ना किया जाए, खातून को भर्ती ना किया जाए, तो वो पैसे जो है वो ज़ाया होते हैं, वो रैप्स कर जाते हैं, वो बजट में पड़े रहते हैं। अब ये सिर्फ आपने किसी दूसरे महकमे में किसी पोजीशन को खाली सुना है? आप ये देखें कि पाकिस्तान आर्मी के बाद या उससे भी पहले एजुकोर है हमारी, जिसमें सबसे ज्यादा लोग होते हैं, 10 से 12 लाख असातिज़ा हैं पाकिस्तान के अंदर। तो और यहाँ पर अगर आप पंजाब के अंदर 1 लाख करती है या दुनिया जो बात उठाती है उसके ऊपर फिर हम कोई जवाब नहीं।
सही, आप बिल्कुल ठीक जैसा, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ बेसिक एजुकेशन की बात करें तो हम भी, तो आपकी बातें ठीक है कि असातिज़ा जो है वो उनकी जॉब्स खाली हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ बेसिक एजुकेशन की ही बात करें तो वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं है। अगर हम बात करते हैं हुकूमत की, तो हुकूमत आजकल बहुत ज़्यादा आइन पे, कानून पे बात करती है, और पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 25A के मुताबिक 5 से 16 साल तक के बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी रियासत पे होती है। तो रियासत तो ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, या कर रही है, या हमें ऐसा लगता है, या उनकी जानिब से वो कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये आपने बिल्कुल सही कहा। 2010 में जब 18वीं तरमीम पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई तो 27 के करीब मिनिस्ट्रीज जो हैं वो डिवॉल्व करके प्रोविंसेस को दे दी गई, जिनमें सबसे बड़ी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो 2 थी, जो एक एजुकेशन और दूसरी हेल्थ। तो एजुकेशन जो है वो बुनियादी तौर पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना, और आर्टिकल 25A के तहत जहां ये रियासत ने जिम्मेदारी कबूल की कि वो 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे, तो ये सूबों की और फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसके ऊपर लॉ मेकिंग करे। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हर सूबे में इसके ऊपर जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बना, और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, उसके रूल्स ऑफ बिजनेस भी बन गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर 2014 के अंदर जो है वो पंजाब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बनाया गया, लेकिन आज की डेट तक, इस लम्हे तक उसको नोटिफाई नहीं किया गया। अब जब किसी लॉ को असेंबली पास कर देती है और उसको गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती, तो इससे ये जाहिर होता है कि वो लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं है। और पंजाब के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त सिचुएशन है, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि लाख से ज़्यादा टीचर्स की जो असामियां हैं वो खाली पड़ी हैं, इस लॉ के ऊपर अमल दरामद ना होने की एक बड़ी वजह जो है, या इस लॉ को नोटिफाई ना होने की एक बड़ी वजह जो है, वो ये समझ में आती है कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत बड़ा हर्डल बनी हुई है। और यहाँ पर एजुकेशन के अंदर भी एक मसला है जो ये समझता है कि अगर ये लॉ पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ तो शायद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो बड़ी चेनें हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस लॉ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाज है, वो ये है कि 10% बच्चे जो हैं वो बड़े प्राइवेट स्कूल चेन्स के अंदर या छोटे प्राइवेट स्कूल चेन्स के अंदर फ्री पढ़ाए जाएंगे, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको जो है गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दें। अब इस तरह की सिचुएशन में जो हमें चीज़ समझ में आती है, हम पिछले 4-5 साल से मुसलसल जो है वो इसके ऊपर जिद्दोजहद कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं, सिविल सोसाइटी को करते हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को एंगेज करते हैं, लेकिन हमें यही समझ आती है कि ये लॉ जो है वो नोटिफाई होने को नहीं आ रहा। उसमें बहुत बड़ा हाथ एजुकेशन से रिलेटेड माफिया का है। राइट जैसा अब आपने जैसा लेट मी इंटरप्ट प्लीज, आई एम अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन पता आपने ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया, आपने एजुकेशन माफिया का जिक्र किया, आपने असातिज़ा की खाली नशिस्तों का जिक्र किया, तो कुछ मुझे कहते हैं ना वो तारीख कुछ याद आ रही है। मुझे याद आता है सर आसिफ अली जरदारी साहब की बहन अजरा पेचोहो साहब, उनके शौहर थे फजलुल्लाह पेचोहो साहब, जो कि सेक्रेटरी थे एजुकेशन के सिंध में, और उस वक्त उन्होंने जब उस पोजीशन पे बैठे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक पूरी इवेंट था, तकरीर की थी उन्होंने, बताया था कि सिंध में, सिर्फ सिंध में 40,000 से ऊपर गोस्ट टीचर्स, इसे हम गोस्ट टू मास्टर कहते हैं सिंधी में, यानी कि ऐसे असातिज़ा जो तनख्वाहें लेते थे नौकरी पे नहीं जाते थे। और फिर जब रिसर्च की गई इसके ऊपर ज़िया साहब, तो मालूम पड़ा कि 40,000 में से 80% का ताल्लुक सिंधी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से था। फिर ये पता चला कि वो अपने बॉस के पास जाते थे, कहते थे हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, कहते तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते, मैं आपको सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा, आपको टीचर लगवाऊंगा कंदकोट में, लाड़काना में, देही इलाके में, कोने कोने में आपको टीचर लगा दूंगा, जहां स्कूल भी नहीं होगा वहां पे आपको टीचर लगा दूंगा, तनख्वाह आपके पास आती रहेगी, 2-2 तनख्वाहें आएंगी, मुझसे तनख्वाह बढ़ने का मुतालबा दोबारा मत करना। तो आप जानते हैं कि तालीम तरजीहात में ही नहीं है। जब तालीम ही नहीं है तो फिर असातिज़ा कहाँ से तरजीहात में होंगे, कहाँ से सिलेबस तरजीहात में होगा, कहाँ से स्कूल फीस तरजीहात में होगी। तालीम और सेहत जो बुनियादी हक है रियासत का आवाम को फराहम करने का, वो ही इस मुल्क के सबसे बड़े कारोबार और बिजनेस है। सैडली आई डोंट थिंक कि कभी भी रियासत पाकिस्तानियों को अच्छी तालीम या अच्छी सेहत की सहूलियात दे पाएगी। ज़िया साहब ये देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं सिंध की, पंजाब में इससे मुख्तलिफ हालात नहीं हैं, यहाँ भी घोस्ट असातिज़ा हैं, यहाँ भी लोग जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर। अभी मैं कल से आज लाहौर में हूँ, तो मुझे यहाँ पर हमारे
सिविल सोसाइटी के एक्टर्स ने और पार्लियामेंटेरियंस ने ये बताया कि ऐसे ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहां पर जो असातिज़ा अपॉइंट किए गए वो खुद नहीं जाते, बल्कि उन्होंने अपनी जगह के ऊपर जो है वो यंग लोग रखे हुए हैं, कम तनख्वाह पे 10 से 12-15 हज़ार रुपए उनको देते हैं और खुद की तनख्वाह जो है वो 80,000 से लाख रुपए के करीब होती है और खुद कहीं और काम करते हैं। तो ये सिचुएशन सब जगहों के ऊपर है, आप पाकिस्तान के किसी कोने में भी चले जाएं, ये प्रैक्टिस जारी है और इसके ऊपर जो है वो कोई इस तरीके से इकदामात नहीं उठाए जा रहे कि इनको रोका जाए। तो क्वालिटी जो है वो बुरी तरीके से सफर कर रही है। हमें एजुकेशन के महकमे की तरफ खास तौर पे तवज्जो देने की जरूरत है। ये हमारे फ्यूचर को बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो दरपेश है। ये मेरा ख्याल है रियासत को और हुकूमतों को, पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबाई हुकूमतों को बशमूल फेडरल गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है वो खास तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। मोहम्मद जियाउर रहमान साहिब, चीफ एग्जीक्यूटिव आवाज CDH पाकिस्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त हमें दिया। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूं कि जिस मुल्क में सियासतदान कहते हैं कि डिग्री होती है असली हो या नकली, उस मुल्क में मालूम पड़ जाता है कि तालीम अवाम को नहीं मिलने वाली है। बता दिया जाता है रीड बिटवीन द लाइंस इनडायरेक्ट वे में कि भाई पैसे देके नकली डिग्री ले लो, असली डिग्री की क्या जरूरत। लेकिन तनाब देखिए, हम किस शोबे पे जो है वो हम कहते हैं ना कि ध्यान देने की जरूरत है, आपको नजरसानी की जरूरत है। आवा ही बिगड़ा हुआ है। किस चीज पे? एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे, अगर हम बाकी और इंडस्ट्रीज की बात करें, हम फैक्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पे तभी तो आपको कह रहा हूँ अवाम को सितारों में ले जाओ। तो हम यहीं चलते हैं, हम पूछ लेते हैं कि सितारों के क्या हाल चल रहे हैं। थोड़ा सा हम मूड भी चेंज करते हैं और पूछते हैं कि भाई सितारों की चाल क्या कहती है। वैसे काफी सारे लोग इस चीज को मानते भी हैं, देखते भी हैं और सुन के गाइडलाइन भी लेते हैं। तो हमें क्या हमारे पाकिस्तान के सितारे कुछ बेहतर हो पाएंगे, ये तमाम मसाइल से हम निकल पाएंगे? इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज कन्नान चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कन्नान। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप और बताएं क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की? क्या हम इन माशी बहरान से, एजुकेशन की प्रॉब्लम से, जितने भी पाकिस्तान का हम कहेंगे सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, क्या कभी हम सही हो पाएंगे? देखिए, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसके पाकिस्तान के नंबर्स पे अगर मैं एक नजर डालता हूँ तो काफी मुश्किलात नजर आ रही हैं। और आपको याद होगा जब 30 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ा था तब भी मैंने कहा था महंगाई हो सकती है, और जब 30 बढ़ गया था फिर मैंने आपके साथ शो में कहा था कि अल्लाह ना करे मुझे तो और महंगाई नजर आ रही है। बिल्कुल याद है। तो अभी भी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं नंबर्स के ऊपर या फिर जायचा जो बन रहा पाकिस्तान का उसके ऊपर मैं नजर दौड़ाता हूँ तो मुझे तो हालात जो हैं और अल्लाह ना करे महंगाई की तरफ जाते नजर आ रही हैं। और महंगाई का नाम चूंकि अभी मुश्किल फैसले रख दिया गया तो मैं ये कह देता हूँ कि मुश्किल फैसले और हमें देखने को मिल सकते हैं, अल्लाह ना करे आने वाले टाइम पीरियड में। और जून जुलाई का टाइम पीरियड जो है ये पीक टाइम पीरियड हो सकता है अवाम के रिएक्शन के हवाले से भी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का जायचा बनाते हैं तो उसमें अवाम का जो रूलिंग मंथ है वो जुलाई है, तो उसमें अवाम का रिएक्शन सख्त किस्म का आ सकता है। का रिएक्शन तो अभी भी सामने आ रहा है। कल ही सुनने में आया है कि एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, 3 बच्चों का बाप था। खैर बहरहाल चौधरी साहब ये बताइए कन्नान साहब कि हमने सुना है कि अभी जुलाई में एक और पेट्रोल बम गिरने वाला है आवाम के ऊपर, तो पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक जाएंगी, कहाँ तक इजाफा होगा इसमें? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जुलाई का जो महीना है ये पाकिस्तान के लिए काफी सख्त मंथ हो सकता है, क्योंकि अवाम का भी यहाँ पे रिएक्शन मुझे नजर आ रहा है। तो अल्लाह ना करे यहाँ पे भी थोड़े से हालात इस हवाले से भी खराब हो सकते हैं। अवाम का सख्त रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है इस टाइम पीरियड में, और हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात होंगी? बेसिकली महंगाई के हवाले से देखूँ तो अवाम के लिए ही मुश्किलात मुझे नजर आ रही हैं इस टाइम पीरियड में। और अगर मैं ओवरऑल इस पिक्चर को देखता हूँ कि ये जाके एंड कहाँ पे हो गया, वो हुकूमत को भी एक साइड पे रख देते हैं, महंगाई की बात को भी एक साइड पे रख देते हैं। अगर मैं पाकिस्तान का जायका देखता हूँ 14 अगस्त 1947 के लिहाज से, तो 2023 के अगस्त के बाद पाकिस्तान का जो है ना
लकी टाइम स्टार्ट होगा, तो तब तक पाकिस्तान को सफर करना पड़ेगा। अभी तो 1 साल का पूरा टाइम बाकी है। अच्छा कनान साहब, ये बताइएगा कि अभी बजट भी आने वाला है, वो तो आप बता चुके हैं कि महंगाई का सामना मजीद करना पड़ेगा। थोड़ा खान साहब की बात कर लेते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर काफ़ी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, आवाम का भी और लोगों का भी और उनकी पार्टी के लोगों का भी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और खान साहब ने खुद भी कह दिया है कि मुझे गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं, साजिशें की जा रही हैं और इस्लामाबाद में ही गिरफ्तारी की प्लानिंग हो रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ऐसी कुछ सूरत हाल बनती हुई आपको नजर आ रही है, कशीदगी पैदा होती हुई? देखिए, जहाँ पर खान साहब की बात करते हैं तो खान साहब का थोड़ा सा टफ टाइम जरूर है जून के एंड तक। उसके बाद खान साहब का अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो खान साहब के लिए मुझे नहीं लगता गिरफ्तारी के हवाले से प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिकली जो है खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की जाएगी और वहाँ पे पीटीआई के लोगों का रिएक्शन भी सख्त हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे इस बजट पे एक नज़र डालते हैं जो आने वाला है, तो वहाँ पे फिर अवाम का रिएक्शन और सख्त बनता हुआ नजर आ रहा है। तो खान साहब को मजीद फेवर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं खान साहब इस सिचुएशन से पॉलिटिकली चीजों को गेन ही करेंगे। ज्यादा प्रॉब्लम उनके लिए मुझे नजर नहीं आ रही। प्रॉब्लम इलेक्शन होते हुए कब नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अक्टूबर तक वो लोग तैयार हो जाएंगे इलेक्शन के लिए, लेकिन आगे हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्शन कब होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या करीब हो जाएंगे? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको याद होगा जब सब लोग कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, हुकूमत ने हाथ उठा दिया है। तब मैंने आप ही के शो में पेशगोई की थी कि ये हुकूमत मुझे अपना टाइम पूरा करती नजर आ रही है। मैंने ये कहा था कि मार्च अप्रैल 2023 के किसी भी वक्त में इलेक्शन उसके बाद हो सकते हैं। तब तक मुझे यही गवर्नमेंट चलती नजर आ रही है। मैं अब भी उसी प्रेडिक्शन को बैक करूंगा कि 2023 के मार्च या अप्रैल के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। तब तक ये गवर्नमेंट इसी तरह चलती रहेगी। इलेक्शन उससे पहले मुझे तो नजर नहीं आ रहे एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखूं। अच्छा, वैसे आप सितारों के हिसाब से अगले साल ही इलेक्शन होंगे और आवाम महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कनान चौधरी साहब, आपने हमें सितारों के हालात क्या कह रहे हैं, आसमान पे जो जायचा बना हुआ है वो क्या कह रहा है। अभी तक सितारों के हवाले से तलहा इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। राइट, इतनी सारी पेशन गोइयां सुनने के बाद आपके साथ जो है वर्दा, मैं भी एक पेशन गोई करने का दिल चाह रहा है। विदाउट न्यूमरोलॉजी, विदाउट एस्ट्रोलॉजी, जस्ट विद कॉमन सेंस और सिर्फ न्यूज की मदद से मैं भी कुछ पेशन गोइयां करना चाहता हूं। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मुल्क में एक खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वो ये है कि पेट्रोल मजीद महंगा होने को है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। ये बताइए वर्दा, आजकल सबकी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? क्योंकि रात में नींद नहीं आती, बल्कि नींद आती सोने नहीं दिया जाता। लोड शेडिंग इतनी होती है, सुबह उठे तो लोड शेडिंग होती है, तो सुबह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बस काम पे तो आना है। मैं बताता हूँ सुबह आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होती है वर्दा। जब रात को आप सही खाना नहीं खा के सोएंगे, पेट में चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्किट ठोस के सोएंगे, तो सुबह होते ही आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इसीलिए हमारी जिंगल में ये कहा जाता है कि सबकी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन कहने का मकसद ये है बहुत सोच समझ के खाएं आप क्या खा रहे हैं। पेट को अपना पेट समझिए, पराया पेट ना समझिए। आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। हम जानते हैं वर्दा पाकिस्तान की बड़ी नामी ग्रामी शेफ हैं और लोग उंगलियां खाते हैं, इनका खाना बाद में खाते हैं, पहले अपनी उंगलियां खाते हैं। तो वर्दा आप बताइए, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे आप व्यूअर्स को क्या बताएंगे, कौन सी चीजों का एहतियात करना बहुत जरूरी है? सबको पता है, बहुत दफा हम बता भी चुके हैं कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है और इस साल की थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। और सेफर फूड की जब हम बात करें तो ये हमें पता है कि हम कहते हैं हमेशा आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, घर का बना हुआ खाना खाएं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम ज़्यादातर आजकल फास्ट फूड की तरफ हमारा रुझान हो गया है। घर में बहुत सी ख़वातीन, मैं कहूँगी, कम पकाती हैं, बाहर से खाना खाना प्रेफर करती हैं, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। स्टमक की प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम और 10 तरह की और बीमारियाँ, वायरल इन्फेक्शंस लग जाते हैं। तो बेहतर है कि एक तो आप अपने स्केड्यूल बिल्कुल बनाएं टाइम का कि आपने कितने बजे खाना खाना है। डिनर हमारे यहाँ तला कितने बजे हो रहा होता है, मुझे बताइए कल डिनर कितने बजे किया आपने? ऑफ कोर्स हर इंसान का एक अलग बॉडी सिस्टम होता है। मैं क्योंकि रात को जिम जाता हूँ तो जिम के बाद आके 10 बजे डिनर करता हूँ। 10 बजे अच्छा टाइम
ओके आप कर सकते हैं 10 बजे, लेकिन असल में मेन टाइम ये है कि सोने से 5 घंटे पहले आपने डिनर करना होता है। हमारे यहाँ होता है भाई जी, कोई डिनर पार्टी में बुलाया है तो 1 बजे डिनर नहीं, हमारे यहाँ होता है कि पेट में इतना ठोस लो रात के वक्त एकदम से सो जाओ, हजम हो ना सके और पेट इतना भरा हुआ हो कि बिस्तर में गिरते ही आंख लग जाए। अब ब्लोटिंग होती है आपको, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है आपको, और अक्सर आपको पता है लोग रात में कहते हैं कि भाई इतना सारा खाना खा लिया, नींद नहीं आ रही। तो ये वो वजह है कि जब बच्चों को भी अक्सर हम देखते हैं कि आप कहीं डिनर पे जाते हैं, बच्चों को आखिर में आप आइसक्रीम खिलाते हैं डेजर्ट या फिर कोई चॉकलेट्स खा लेते हैं, तो मीठा खाने से आपकी नींद उड़ जाती है और फिर हम बच्चों को मार रहे होते हैं, सोता नहीं है, तंग करके रखा हुआ है हमें। तो भाई आप पहले देखिए आप बच्चे को खिला क्या रहे हैं। जब बच्चे को आप शुगर देंगे, मीठा देंगे, तो उसकी ऑटोमेटिकली जो है वो एनर्जी डबल हो जाएगी और मजीद सोने से बेहतर है पूरा देर सोकर भागना। चलें, अब आपने इतनी सारी बात की, मैं आपकी बात मांगा यहाँ पे। आपने भी जिक्र किया शुगर का। आपको मालूम है कि दुनिया का एक बहुत खतरनाक नशा है जिसे कहते हैं कोकेन, क्लास ए कैटेगरी ड्रग है। एक इंसान को वरदा बहुत सारी कोकेन दी गई और एक इंसान को बहुत सारी शुगर दी गई। दोनों के दिमाग का MRI किया गया, रिजल्ट सेम आया। मकसद ये बताने का ये है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे हमें दो चीजें बहुत सोच के समझनी चाहिए यहाँ पे कि एक तो दुनिया में मुसलसल आबादी दुगनी होती जा रही है, खाने की पैदावार दुगनी नहीं हो रही है, खाना कम है, मुंह बढ़ रहे हैं, पेट भर रहा है। एक तो मसला यह है कि हमें अपनी फूड की पैदावार में इजाफा करना है। इस साल पाकिस्तान वो मुल्क है जो $1.6 बिलियन की गंदम इंपोर्ट कर रहा है, जो गंदम हम एक्सपोर्ट करते थे सैडली। तो शुगर एक ऐसी चीज है जो बहुत खतरनाक है। इसको बच्चों की डाइट से कम रखिए, बच्चों को इससे दूर रखिए और बच्चों को अवेयरनेस दीजिए कि शुगर खराब है। दूसरी चीज अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं शकील जाफरी साहब, उन्होंने बड़ी एक थीसिस रिपोर्ट तैयार की थी कि कुकिंग ऑयल कितना खतरनाक है। 70 की दहाई से पहले पाकिस्तान और दुनिया भर में, पाकिस्तान और इस खित्ते में खासतौर पर देसी घी का इस्तेमाल हर जगह होता था। जैसे ही ये कुकिंग ऑयल आया है, कैंसर, शुगर, अल्जाइमर, बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई हैं। तो शकील जाफरी, लेट मी फिनिश वर्दा। तो शकील जाफरी साहब ने बताया, पूरी रिपोर्ट है उनके पास, किस तरह कुकिंग ऑयल से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। फूड की क्वालिटी, प्रोसेस्ड फूड, हम जानते हैं कि 90 रोज की मुर्गी को हजरत इंसान 32 दिनों पे ले आया है। ये बात मैंने पहले भी की है कि मुर्गा पहले मुर्गी के पास जाता था, फिर अंडा मिलता था, आज मुर्गी ऑटो पे अंडा दे रही है। हमने फूड को इतना प्रोसेस कर दिया है कि फूड हमारे लिए नेमत की बजाय, रहमत की बजाय जहमत बन गया है। वो हमारे जिस्म को फायदा देने के बजाय हमारे जिस्म में 10 बुराइयां पैदा कर रहा है। वर्दा, बिल्कुल, आप जहाँ पे तेल की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आपको पता है कि जब 70 की दहाई की अगर हम बात करें, पहले आपको पता है अगर हम तेल में खाना पकाते तो लोग खाना पसंद नहीं करते थे, अपनी बेइज्जती समझते थे कि आप हमें तेल में पका हुआ खाना खिला रहे हैं। इमेजिन कि इस तरह से होता था। तो फिर कहते थे कि नहीं जी, हमने देसी घी में खाना बनाया है आपके लिए। तो इसीलिए कहते हैं आज हम जिन चीज़ों से दूर हो गए हैं वही हमारे लिए फायदेमंद थी, लेकिन अफसोस के साथ ये है कि हम अच्छी अपनी जो सेहत बख्श चीज़ें उनसे दूर हो गए हैं और हम ये प्रोसेस चीज़ों की तरफ आ गए हैं। खैर, ये तो हम बात चलती रहेगी। अगर खाने के बारे में बात करेंगे तो हमारा शायद शो खत्म हो जाएगा, हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन एक और चीज़ है जिसका हम सब बहुत शौक जिसको पहनते हैं, जिसका हम सब शौक रखते हैं, और ख़वातीन ख़ास तौर पर इस मामले में बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और ये होता है कि अगर एक बार उन्होंने वो कपड़ा पहन लिया तो दोबारा नहीं पहनेंगी। तो जी हाँ, आपकी बात करवाएंगे हम, आज मिलवाएंगे भी आपको और पूछेंगे कि ये क्या है, किस तरह से होता है, ख़वातीन में ऐसा क्यों मसला होता है, और ज्यादातर लोग फीमेल ड्रेसेस की तरफ क्यों जाते हैं, जो डिजाइनर्स हैं वो मेल ड्रेसेस क्यों नहीं बनवाते। तरह का भी जो है वो एक गिला है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और समर भी हो चुके हैं, गर्मियां आ चुकी हैं, तो मौसम में गर्मा में हम किस तरह के लिबास पहने, किस तरह का कलर इस्तेमाल करें, किस तरह का फैब्रिक यूज करें। तो बिल्कुल जी, तो मैं उनकी तरफ ही जा रही हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर हैं, इनके अपने कपड़े भी हैं, फैसल और अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब्दुल्ला है और ये फैसल हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। यार आप डिजाइनर है, इतने सादे से कपड़े पहन के आए, मैं समझ रहा था कोई डार्क ब्लू, ग्रीन, कोई शेरवानी, ऊपर आप जो है वो बड़ा सा वो पहन के। ये फीमेल डिजाइनर है। ठीक है, बट तुम्हें कैरी तो करना होता है ना अपने आप को ना दुनिया में। पहला सवाल, आप सब लोग फीमेल के वार्डरोब्स क्यों बनाते हैं, मेल वार्डरोब क्यों नहीं बनाते? नहीं, पहले मैं इनका जवाब दे दूं। बेसिकली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने सीए किया। अच्छा, तो मेरी फील्ड चेंज की है। एक्सीडेंटल डिजाइनर है आप। ये हादसा कैसे पेश आया भाई? ये 2019 में मैंने क्वालिफाई किया था। चोट ज्यादा तो नहीं लगी थी? नहीं। 2019 में क्वालिफाई किया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अपना बिजनेस करना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि वही मेंस पे जाए या वुमेन पे जाए। तो वो आप वाली बात कि वो अपनी वाइफ को भी देखा, मदर को भी देखा कि वो एक ड्रेस पहनने के बाद दूसरा पहनना नहीं है। तो मैंने कहा ये मार्केट जो है ना,
ये ज़्यादा अच्छी है, इसको टारगेट करना चाहिए। तो फिर हमने इस तरफ हम लोग आए। तो परिशा बेसिकली मेरी बेटी का नाम है। अच्छा। और परिशा स्टोर का हमारी मुराद ये है कि हम इसमें आगे जाके जो है दूसरी कॉस्मेटिक्स वगैरह भी चीज़ें रखेंगे। फिलहाल हमने अपैरल्स रखा हुआ है, 3-piece सूट रखे हुए हैं। बादाबाद पे हमारा आउटलेट है और एक आउटलेट हमारा जो है वो बद्दी मॉल हैदरी पे है। तो ये 2 आउटलेट हैं और ऑनलाइन में हमारा ज़्यादा बेसिकली काम है, ऑनलाइन का ज़्यादा फोकस है, ऑनलाइन का ज़्यादा काम करता है। तो किस तरह के फैब्रिक की सिलेक्शन होती है कि परिशा बाकी डिजाइनर से कैसे डिफरेंट है, मैं ये पूछना चाहूँगी। देखिए हम लोगों ने शुरू में पार्टी वेयर ही किया था, मतलब हम ऑर्गेन्जा एक फैब्रिक है उसके ऊपर जो हैंड एम्बेलिशमेंट है और एम्ब्रॉयडरी है उसी पे काम करते थे, और जैसे पार्टी वेयर में शादी में या आप ईद वगैरह में पहनते थे। अब हमने शुरू किया कैजुअल वेयर भी, जो हम गर्मियों के हिसाब से, जैसे चिकनकारी है, चिकनकारी पे हमने स्टार्ट किया है, लाइट कलर्स पे हमने स्टार्ट किया है, कॉटन पे बहुत सारी वैरायटीज अब आ गई है, प्रिंटेड आ गया है, आपका एम्ब्रॉयडरी आ गया है, तो उस पर हमने अभी काम किया। तो समर के हिसाब से जो है बिल्कुल लाइट चीज़ें चलती हैं, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी चलती है। फैब्रिक कौन सा प्रेफर करते हैं आप गर्मियों के लिए? कॉटन, चिकनकारी, कॉटन, लॉन, और ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, अगर इसको आप थोड़ा सा अगर हमें कहीं पार्टी में जाना है तो हम इसको फॉर्मल वेयर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हम कॉटन और चिकनकारी के कपड़ों को इतना फॉर्मल बना सकते हैं? जी। एक्चुअली होता क्या है कि कॉटन के ऊपर जब एम्ब्रॉयडरी होती है और हैंड एम्बेलिशमेंट होता है तो वो आप पार्टी वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो छिज नहीं जाता बहुत जल्दी, कि कॉटन का एक मसला होता है, जब उस पर आप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अरसे तक आप यूज़ नहीं कर सकते। 1-2 बारी में एम्ब्रॉयडरी जहाँ पे हुई होती है वहाँ से वो छिज जाता है। लेकिन उसका देखें बात सुने, जो आपका कॉटन है ना उसकी बहुत सारी अकसाम होती है। ऑब्वियसली एक हल्की होती है, एक थोड़ी सी भारी होती है। तो जब आप हैवी एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना तो आप जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, यानी कपड़े की जो कंस्ट्रक्शन है वो हैवी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्शन का नाम है 80-80, सो वो थोड़ा सा थिक होता है, तो उस पर क्या होता है कि आप एम्ब्रॉयडरी जब हैवी भी करते हैं तो वो छिजता नहीं है। तो वो डिपेंड कि आप किस तरह की एम्ब्रॉयडरी इस पर कर रहे हैं। अगर लाइटर एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको इतने मोटे कॉटन की, और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कर रहे हैं, उसमें हैंड एम्बेलिशमेंट भी करेंगे, तो आपको फिर ज़रूरत होती है कि आप उस पर जो है मोटा कपड़ा, यानी ये थोड़ा सा फैब्रिक कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी हैवी यूज़ करें। इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई हैं, कॉटन की, लॉन की, सफ़ायर की, अल्लाह माफ़ करे। ये बताइए, बहुत सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं और बहुत सारी ख़वातीन आपको इस वक्त बोल के स्क्रीन पर देख रही हैं, और मुझे मालूम पड़ा है कि आज का आपका इंटरव्यू देखने के बाद जो भी आपकी शॉप पे ख़रीदारी करने आएगा उसको आप 50% डिस्काउंट देंगे। 30% यार कंजूसी छोड़े, 30% आप आम लोगों को देते हैं, हमारे व्यूअर्स को कम से कम 50% दें। नहीं आप 50 पे आज अपने मुंह से बोले। बिल्कुल 50% डिस्काउंट है। आप आए बादराबाद पे भी आ सकते हैं आप। एक दिन के लिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस ऑफ कोर्स, एक दिन के लिए चले हमारे व्यूअर्स को फायदा हो गया। प्रोड्यूसर साहब व्यूअर्स को भी फायदा पहुंचा रहा हूं मैं, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि आप इसमें किस कैटेगरी में होते हैं? बेसिकली देखिए हमारे यहाँ होता है कलर्स का एक बहुत बड़ा मसला है, और आजकल अगर हम देखें तो पुराना फैशन दोबारा से ही आ रहा है। अगेन एंकल तक की आपकी शर्ट चल रही है, लॉन्ग शर्ट्स आ गई हैं। बीच में आया तक कि आपका ट्राउजर कंट्रास्ट में होता था, शर्ट डिफरेंट कलर में होती थी, लेकिन अब सेम सिंगल टोन चल रहा है और सॉलिड कलर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि लोग वाकई पसंद कर रहे हैं इसको, या अभी भी प्रेफर करते हैं कि हर कोई अपनी मर्जी से चल रहा है, जिसको जो फैशन अच्छा लग रहा है? देखिए अभी ये बात है कि जो सॉलिड्स की आपने बात की है ना, ट्रेंड आ गया है सॉलिड का। ऑब्वियसली वो चाह रहे हैं कि जैसी शर्ट हो वैसा ही ट्राउज़र हो, और अगर प्रिंट है शर्ट के ऊपर तो ट्राउज़र पे भी वही प्रिंट हो, अगर एम्ब्रॉयडरी है शर्ट के ऊपर तो हल्की सी एम्ब्रॉयडरी का टच ट्राउज़र पे भी वही हो। तो वो ट्रेंड ऑब्वियसली चल गया। दूसरा ट्रेंड ये चल गया कि लॉन्ग शर्ट्स की आपने बात की है। हमारे लिए प्रॉब्लम होती थी लॉन्ग शर्ट्स बनाने में ना, एक तो कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है ऑब्वियसली, और दूसरा ये भी होता है कि उसको डिज़ाइन कैसे करें। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन के नीचे फॉर एग्जांपल ऑर्गेन्जा फैब्रिक का हमने एक पैच लगा दिया ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए। लेसेस का हम लेस वर्क करते हैं ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए। तो दोनों बातें सही हैं कि दोनों की ट्रेंड अब शुरू हो गया है। शॉर्ट शर्ट्स बहुत ज़्यादा अब कम इस्तेमाल हो रही है। पहले एक ट्रेंड था कि शॉर्ट शर्ट जो है वो जीन्स के ऊपर भी पहन सकते था, जो है हम 12 साल पहले चले तो शॉर्ट शर्ट चलती थी और जीन्स के साथ ज़्यादातर लड़कियां वेयर कर रही होती। यानी अगर आपको ट्राउजर्स के साथ पहनना है तो ट्राउजर के साथ, अगर आपको जीन्स के साथ पहनना तो वो हर जगह आप ही जवाब देते हैं, आपके साथ कुछ नहीं बोलते, कोई बोलने का मौका दे यार। आप उनके साथ वो कर रहे हैं जो वर्दा मेरे साथ करती है, उनको बोलने का मौका दो यार। सही बता, सवाल पूछ ले। आप पूछिए जी। नहीं आपका भाई एक्सीडेंट कहाँ हुआ था जो आप डिजाइनर बने? उनका तो एक्सीडेंट हमने सुन लिया। मैं खुद होटलियर था, मैंने ग्रेजुएशन किया होटल्स में, फिर मैं वुमेन पिक में था 2 साल मैंने होटलिंग की। फिर भाई आउट ऑफ हॉस्पिटैलिटी से आप डिजाइनिंग में शौक हादसा कैसे हुआ? हम दोनों को ही बहुत शौक था। और भाई बहुत 2019 में ये हादसा हुआ। मैं जद्दा में था, मैं अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी है उसमें मैं जद्दा ऑफिस में था। तो मैं जब वापस आया कोविड में तो मैंने डिसाइड किया कि अब अपना कुछ करना चाहिए, जॉब कर ली है बहुत माशाल्लाह। तो इनको भी काम सुन्नत रसूलुल्लाह और फिर कपड़े का काम ऑब्वियसली आपको पता है कि कपड़ों का। तो मेरा एक दोस्त डिजाइनर है, उनका नाम है मुनीब नवाज ना, हम लोग कॉलेज में साथ थे और बड़ा उन्होंने हमारे सामने अपना करियर शुरू किया, माशाल्लाह आज बड़े मशहूर है।
तो उनका बड़ा एक फेमस उनकी डायलॉग होता था, क्या डिजाइनर हूं ना, मैं कुछ भी पहन लूं स्टेटमेंट बन जाता है, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, डिजाइनर क्या कुछ भी पहन सकता है और वो स्टेटमेंट बन जाता है? डिपेंड करता है कि आप देखें, अगर आप मेन के डिजाइनर हैं तो ये आपकी बात सही है। अब हम लोग को ज़्यादा ये फोकस होता है कि वुमेन किस तरह सोचती हैं, वो क्या ट्रेंड चल रहा है, तो हम उसके हिसाब से अलाइन करते हैं अपने आप को। तो अगर आप मेन के डिजाइनर हैं तो आप कुछ भी पहन लो, ऑब्वियसली वो फिर। ये ट्रेंड स्टार्टर्स कौन होते हैं? ट्रेंड क्रिएटर्स डिजाइनर्स ही होते हैं, मॉडल्स होते हैं? डिजाइनर्स और मॉडल दोनों। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं? इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, ब्लॉगर्स भी होते हैं, ये सारे कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट बनाते हैं, सब कुछ उसमें ये सब चीजें होती हैं। तो आज अगर आपको कोई नया ट्रेंड लॉन्च करना होगा तो आपको यानी इन्फ्लुएंसर्स भी लेने होंगे, मॉडल्स भी लेने होंगे और वो पूरा एक कैंपेन सोशल मीडिया की चलानी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद गेम थोड़ी बदल गई है, बहुत बदल गई है। अभी बेसिकली हमारी जो मेन एडवर्टाइजमेंट है वो सोशल मीडिया से ही होती है। इवन हमने बोल्स पे भी जो अगर ड्रेसेस भिजवाने हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमारी ड्रेसेस आप पहने, क्योंकि नया अगर हमने कोई डिज़ाइन बनाया है तो उसको प्रमोशन के लिए हमने सोशल मीडिया कैंपेन या फिर टीवी कैंपेन, इस तरह की कैंपेन। अब मैं एक सवाल करूं? बिस्मिल्लाह, लेडीज फर्स्ट ऑलवेज। नो अब तो नहीं ना, जवाब आप देंगे। नहीं, अब मेरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो अक्सर खवातीन कंप्लेंट्स भी करती हैं कि पहले जो ड्रेसेस बनते थे वो एटलीस्ट ये है कि हम अपने पास रख के थोड़ा लंबा टाइम तक पहन सकते थे, कि अगर हमने एक दो बार वो ड्रेस पहन लिया और अलमारी में हैंग हुआ हुआ तो हमने दोबारा से उसको निकाल लिया एक आध साल बाद, तो वो वैसे का वैसे ही नया लगता था और हम दोबारा पहन सकते थे। आजकल जो फैब्रिक बन रहा है, जिस तरह के डिजाइनर से हम ड्रेसेस लेते हैं, वो आप 2 बार से ज्यादा पहन नहीं सकते, वो कपड़ा खराब हो जाता है और देख के लगता है कि जी दोबारा पहनने के काबिल नहीं है। तो क्यों क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं? देखिए, उसकी 2 वजह जो मुझे समझ में आती है। एक तो यही है, आप लोग ही एक दफा जब पहन लेते हैं तो दोबारा वो दोबारा, लेकिन महंगा तो फिर वो उतना ही होता है, प्राइस में तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वो एक ही ड्रेस भी 15,000 16,000 का ड्रेस होता है। खारे पानी से धो रहे हैं शायद इसलिए खराब हो। नहीं, जहाँ मीठा पानी आता है वहाँ भी है, हवा से पकड़ तलहा के पास। वैसे एक चीज इसके अंदर आपने सही कही है, क्योंकि जो हैंड एम्बेलिशमेंट होता है और एम्ब्रॉयडरी हैवी होती है तो उसका जो वॉश होता है ना वो डिफरेंट होता है। हम लोग तो जैसे ट्रेडिशनल वॉश भी करते हैं, अभी ड्राई क्लीन भी होता है, और फिर अगर आप वाटर वॉश भी कर रहे हैं तो आपने सिर्फ सर्फ में डालना है और निकालना। अब वो होता क्या है कि वो बस उसमें जो है ना गेम वो मेड अक्सर ये करती है उसको सही तरीके से। मैं फैंसी ड्रेस की बात करें उसमें कंप्लेंट्स आती हैं, तो रीजन क्या है? क्या क्वालिटी आप लोग अब टेक्सचर जो कपड़े का जो यूज कर रहे हैं क्वालिटी उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया फैक्ट्री साइड से? क्योंकि अगर हम बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करें, तलहा और लॉन के सूट्स की बात करें, तो आपको भी याद होगा आपकी बेगम ने भी पहले एक लॉन का सूट खरीदती होंगी तो वो चलता हुआ चले बाहर इस्तेमाल करे, फिर वो घर में पहन लेती थी। लेकिन मेरी बेगम बड़ी सुगड़ है माशाल्लाह, उसके सूट्स बहुत चलते हैं, बिल्कुल नहीं फटते, वो धोती बड़े अच्छे तरीके से। आई थिंक शी इज अ वेरी स्मार्ट वुमन। वाओ, जबरदस्त। लेकिन हम नहीं है, अब बताएं हम क्या करें? नहीं, देखें, इसका ये मैं बताता हूँ आपको कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ये कंप्लेन आए। कि होता क्या है कि लूम्स में ऑब्वियसली कपड़े बनते हैं और ये सारी लूमिंग हो रही होती है इनकी, तो कभी कभी कंस्ट्रक्शन में फ़र्क आ जाता है। यानी हमें बोला जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी है, लेकिन कोई टेक्निकलिटी का मसला आ गया, कुछ मसला आ गया, तो कपड़े की कंस्ट्रक्शन ख़राब हो जाती है। तो वो 1-2 दफ़ा हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अगर आपने एक्सपेंसिव कपड़ा लिया है और आपने महंगा लिया है, उसमें अच्छी एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, अच्छी हैंड एम्बेलिशमेंट भी हुई है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन भी कपड़े की अच्छी ही होती है। तो वो आपके साथ 1-2 दफ़ा मिसहैप हुआ होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं एक इन जनरल बात कर रही हूँ कि वो एक होता है। अच्छा, ऑर्गेन्जा आजकल दोबारा से बहुत ज़्यादा इन हो गया, और एक वक्त था ऑर्गेन्जा सालों पहले इस्तेमाल होता था, जिसको हम पहले टिश्यू कहते थे, टिश्यू का कपड़ा, अब वो ऑर्गेन्जा के उसमें इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो उसका क्या आपको फीडबैक मिलता है कि अभी भी लोग इतना पसंद करें और ये कंटिन्यू चलेगा? क्योंकि उसमें गर्मी बहुत लगती है एक तो, और वो समर से मैं देख रही हूँ कि आजकल ज़्यादातर आउटलेट्स में हमें नजर भी आ रहा है। उसके बारे में देखें, ऑर्गेन्जा बेसिकली अगर आप पार्टी वेयर की मेन लीड कहें कपड़ों में, तो पार्टी वेयर की मेन लीड जो है ना वो ऑर्गेन्जा है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक्सक्यूज मी, उसकी 2 वजूहात हैं। वो पहला वजह जो है वो ये है कि उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगती है। मतलब अगर उसके ऊपर आपने कंट्रास्ट एम्ब्रॉयडरी की हो तो वो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना फील देती है, अच्छा फील देती है। दूसरा ये है कि उसके ऊपर जो हैंड एम्बेलिशमेंट भी होता है ना वो बहुत अच्छा जो है वो पकड़ती है, उसमें मतलब ग्रिप उसकी अच्छी होती है कि हैंड एम्बेलिशमेंट भी अच्छी लग रही होती है। तो 2 वजह की वजह से जो है ना पार्टी में ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्गेन्जा। सही। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप आया, हमें अपने ड्रेसेस के बारे में बताया कि किस तरह से हम ड्रेसेस ले सकते हैं, कौन से पहन सकते हैं, कौन से नहीं पहन सकते। तला और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको शो बहुत पसंद है। आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा सोशल मीडिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।